हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज को कर रहे थे और इस सीरीज के अंतर्गत आज आपका ये 5वां क्लास है और इस क्लास में हम लोग पर्यावरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सम्मेलन और समझौतों के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन और समझौते हैं, इनको एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है कि कोई सम्मेलन होता है किसी शहर में और फिर उसी सम्मेलन में पर्यावरण के किसी मुद्दे पर कोई समझौता या फिर जिसे आप कन्वेंशन कहते हैं वो हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग सम्मेलन और समझौते को एक साथ पढ़ते हैं। बाद बाकी अगर हम लोग इस टॉपिक से देखें कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तो यहां पर एक तो आपसे सीधी क्या बोलते हैं कि वर्ष पूछा जा सकता है कि भाई किस वर्ष में कौन सा समझौता या फिर सम्मेलन हुआ, ठीक है, कहां हुआ, ठीक है, और किस मुद्दे पर था। जैव विविधता के मुद्दे पर था, कोरल रीफ के मुद्दे पर था, ओजोन लेयर के मुद्दे पर था, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था, ठीक है। तो इस तरीके से मुद्दा क्या था उस सम्मेलन का। बाद बाकी उसमें अन्य कार्य क्या हुए थे वो देख लेना जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रह गई, वो ये थी कि जो भी वर्ष तो हो गया, लेकिन जब एक प्रॉपर कन्वेंशन होता है तो उसके अंदर एक होता है कि कब हुआ और दूसरा होता है लागू कब हुआ या फिर प्रभावी कब हुआ, ठीक है। तो दो चीजें ये भी देखते चलना। यहां वर्ष में से मैंने इसको गलत इंडिकेट कर दिया है, यहां से, ठीक है। तो वर्ष पूछा जा सकता है कि भाई कब हुआ कोई समझौता या फिर कोई सम्मेलन कब हुआ, और जब वो समझौता हुआ उस सम्मेलन में तो वो हुआ कब और लागू कब हुआ। दो पक्ष होते हैं एक समझौते के। एक तो सभी जो उसमें पक्षकार होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं उस दिन और मान लेते हैं कि भाई हमने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को मान लिया। उसके बाद वो लागू कब हुआ तो उसकी डेट अलग होगी, ठीक है। तो वो दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। डेट का मतलब यहाँ पर वर्ष से होता है, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी जाती है। बाद बाकी कहाँ हुआ, जैसे कि क्योटो है तो क्योटो जापान में है, रामसर है तो ईरान में है, ठीक है, किंगाली है तो रवांडा में है। इस तरीके से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन। मुद्दा बता ही दिया मैंने आपको, जैसे कि कौन सा ओजोन लेयर से संबंधित है, कौन सा सतत विकास से संबंधित है, कौन सा आपका देखें तो कोरल रीफ से संबंधित है, कौन सा जैव विविधता से संबंधित है। तो ऐसे अलग अलग पर्यावरण के मुद्दों पर समझौते होते हैं। जैसे रामसर है तो आर्द्र भूमियों से संबंधित है। बाद बाकी बहुत से अन्य कार्य भी उसमें होते हैं, तो उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो फैक्ट मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। बाद बाकी यहाँ से वन लाइनर भी बन सकता है किसी इंफॉर्मेशन को लेकर, कोई श्योर नहीं है, कथन वाला भी बन सकता है। बाद बाकी जितने कन्वेंशन हैं जैसे क्योटो, कार्टेजेना, आपका हो गया किंगाली और इधर मॉन्ट्रियल हो गया, तो इनके संदर्भ में मिलान वाला क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। एक तरफ दे दिया जाएगा क्या, समझौता आपका, एक तरफ समझौता दे दिया जाता है और दूसरी तरफ दे दिया जाता है कि किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दे दिया जाता है। तो एक तरफ दे देगा आपका क्योटो, ऐसे करके चार दे देगा, इधर जैव विविधता, कोरल रीफ और आर्द्र भूमि, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए ताकि आगे आप जो कुछ भी पढ़ें तो आपके पास एक आइडिया रहे कि यहां से हाँ ये चीज मुख्यतः पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीजें इसलिए बताता हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए और एक अनुभव भी आए, ताकि आप अच्छी तरीके से खुद पर वर्क कर सकें कि कौन सी चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं और हमें किस तरीके से उनको लेकर चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉकहोम समझौते की, ठीक है।
तो यहां पर देखिए बच्चे से 1972 में, पहले डेट 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम कहां पर है ये भी याद करिए, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछ लिया जाता है कि स्टॉकहोम समझौता में जो स्टॉकहोम है वो किस देश में है, तो स्टॉकहोम है स्वीडन में। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो पहला पर्यावरण सम्मेलन, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं, 1972 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। स्टॉकहोम कहां पर है, स्वीडन में। ठीक है, अब यहीं स्टॉकहोम सम्मेलन में ही स्टॉकहोम समझौता हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले कोई सम्मेलन होता है, सभी देश उसमें शामिल होते हैं, जो जो उस सम्मेलन के पक्षकार होते हैं समझौते के, वो उसमें शामिल होते हैं। और फिर क्या होता है, वहीं किसी मुद्दे पर सभी लोग आपस में सहमति बनाते हैं और फिर एक समझौता यानी कि कन्वेंशन उनके बीच में हो जाता है। तो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में स्टॉकहोम समझौता हुआ। ठीक है, 5 जून 1972 को, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम समझौता हुआ था। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम समझौता हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी घोषित किया गया, यानी कि तब से मनाया जाता है। बाद बाकी जब हम लोग पर्यावरण से संबंधित संगठन पढ़ रहे थे तो वो वाला पॉइंट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो जो UNEP है, यानी कि इन्वायरमेंट क्या था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, उसका आरंभ भी इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, बाद बाकी स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण के संकट को दूर करने के लिए एक 25 सूत्रीय घोषणा पत्र भी तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसको मैं रिपीट कर देता हूं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। किसके द्वारा कराया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। स्टॉकहोम कहां पर है, स्वीडन में। और ये विश्व के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन था। स्टॉकहोम समझौता इसी सम्मेलन में हुआ 5 जून 1972 को, और इसी कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसे आप शॉर्ट में UNEP कहते हैं, उसका भी आरंभ किया गया। और इसी सम्मेलन में पर्यावरण के संकट को दूर करने के लिए 25 सूत्रीय घोषणा पत्र भी तैयार किया गया। बाद बाकी जिन्होंने मेरे साथ एनवायरमेंट के सभी प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ा है, तो अब आप बताइए कि UNEP का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा है, देखो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। इसकी 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब, 1992 में। कहां पर, ब्राजील के एक शहर में, जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिया जाता है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो 1992 में। अब देखो क्या है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो इसीलिए इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। बाद बाकी ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 है, उसे अर्थ समिट
और रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस अर्थ समिट में कुल 172 देशों ने भाग लिया था। याद रखना, पूछा जा चुका है कि अर्थ समिट जो कि 1992 में हुई थी उसमें 172 देशों ने भाग लिया था। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 था, इसमें सतत विकास के लिए व्यापक कार्य योजना, जिसे कि इसमें नाम दिया गया था एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। बहुत बार पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 अगर संगठन के बारे में बात करता है, नहीं तो इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो फिर ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा सतत विकास, जैव विविधता, आर्द्र भूमि। तो एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है और सम्मेलन किससे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसको स्वीकृति मिली थी। एक चीज और याद रखना कि जो ये एजेंडा 21 है इसमें कुल 4 समझौते थे। ठीक है, एजेंडा 21 में कितने समझौते थे, 4 समझौते थे, और एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित था। ठीक है, बाद बाकी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ था, और वो काम ये था कि इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता हेतु एक वैश्विक संरक्षण कोष भी बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग व जैव विविधता हेतु वैश्विक संरक्षण कोष बनाया गया था। तो ये बनाया गया था पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, जिसे आप रियो सम्मेलन या फिर अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो रियो +5 सम्मेलन। अब रियो +5 इसका नाम ये क्यों पड़ा, पहले तो इसको देखते हैं। तो 1992 में आप सभी को पता है, अभी देखा कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद क्या हुआ कि इस सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रियो प्लस या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो +5 का मतलब हो गया कि 1992 +5 तो 1997। तो 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पर्यावरण के संदर्भ में जो न्यूयॉर्क में बैठक हुई थी उसे ही रियो +5 या फिर पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाद बाकी इस बैठक में एजेंडा 21 जो कि कहां पर 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था, उसको लागू करने के दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उनके मूल्यांकन हेतु इसको बुलाया गया था। तो इसका मेन काम क्या है, मेन काम ये था रियो +5 का कि जो एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं उन कदमों का मूल्यांकन करना इस रियो +5 सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा था। अगला देखो जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन। तो जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन को दूसरे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर रियो 10, ठीक है, रियो 10 का मतलब 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और उसी में 10 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 2002। ठीक है, तो जो ये रियो 10 या फिर जो दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहला तो 1992 वाला हो गया, इसे दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा गया। ठीक है, तो जोहान्सबर्ग पृथ्वी शिखर सम्मेलन को दूसरे पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर रियो 10 के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन 2002 में दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, तो वहीं पर ये हुआ था। बाद बाकी जो ये जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन है इसका मुख्य मुद्दा क्या था, इसका मुख्य मुद्दा था सतत विकास। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा क्या था। तो
तो इसका प्रमुख मुद्दा था सतत विकास। जोहान्सबर्ग पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ कब था? 2002 में। जोहान्सबर्ग है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। इसको रियो प्लस 10 या फिर दूसरे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है देखो रियो प्लस 20, यानी कि जो 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ है उसी में 20 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 2012, क्योंकि वो कब हुआ था? 1992 में। इसमें 20 ऐड करो तो हो गया आपका 2012। तो रियो प्लस 20 जो शिखर सम्मेलन था वो प्रथम शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष बाद यानी कि 2012 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। ये वहीं पर हुआ था जहां पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो रियो 20 क्यों कहते हैं ये भी आप समझ गए। उसके बाद कब हुआ? 2012 में हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जनेरियो, ब्राजील में। अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो ये रियो प्लस 20 शिखर सम्मेलन था इसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया और घोषणा पत्र का जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट। क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि द फ्यूचर वी वांट जो घोषणा पत्र है वो किससे संबंधित है? रियो प्लस 20 सम्मेलन से। ठीक है, और ये भी चीज पूछी जाती है कि जो ये घोषणा पत्र द फ्यूचर वी वांट के शीर्षक से जारी किया गया था इसमें कौन कौन से पहलुओं पर चर्चा थी? तो देखो, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और सामाजिक समानता आदि के मुद्दों पर इस द फ्यूचर वी वांट शीर्षक से जो घोषणा पत्र था इसमें इन पहलुओं पर चर्चा की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रियो प्लस 20 सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रियो प्लस 20 सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर बल दिया था। बाद बाकी घोषणा पत्र द फ्यूचर वी वांट को अच्छे से याद रखना। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष बाद हुआ था, इसीलिए इसे रियो प्लस 20 कहते हैं। रियो प्लस 20 हुआ कहाँ था? ये हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, बाद बाकी आप लोग एक चीज करिए, मैं आपको बताऊं। देखो यहां से अगर आप चाहें तो बहुत शॉर्ट्स नोट्स अपने बनाकर रख सकते हैं। एक आप क्या करिए, कॉपी लीजिए और उस कॉपी को ऐसे बनाइए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। ठीक है, और वहां पर जो भी टॉपिक आपको मिल रहे हैं डेली यूट्यूब के माध्यम से उनका आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि आप उनका रेगुलर रिवीजन कर सकें। ये बात मैं मानता हूं कि बार बार वीडियो देखना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीडियो आप अभी देखिए, एग्जाम के समय देखिए, 2-3 बार आप वीडियो भी देखेंगे तब भी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी और जो नोट्स बने रहेंगे उनको आप रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं उनका, ताकि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपकी पकड़ में आ जाएं। तो नोट्स जरूर बना लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल आप इस तरीके से कि जैसे मान के चलिए ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो वर्ष डाल दीजिए 1992, सीधा डाल दीजिए रियो डी जेनेरियो, कार्य क्या हुआ, ऐसे करके एक एक लाइन में चीज़ों को लिख लीजिए। और वीडियो आपके सामने आपने देख ही ली है तो क्या होगा कि वो शॉर्ट में लिखी हुई बातें बड़ी तेजी से ही आप उनको पकड़ पाएंगे और अच्छी तरीके से कंठस्थ कर पाएंगे। तो अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो करेंगे UNF और CCC। इसके बारे में हम लोग बात उस समय भी किए थे जब हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित प्रमुख संगठनों की बात की थी। तो अब फिर करते हैं संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसे कि आप शॉर्ट में UNFCCC के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार पूछी जाती है विभिन्न परीक्षाओं में। देखो हिंदी में से कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, और
वैसे ये होता है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था। ठीक है, वर्तमान में ये एक संगठन की तरीके से कार्य करता है, इसका मुख्यालय भी है, आपको पता होगा, जिनेवा में। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था। क्या नाम है इसका? संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये अस्तित्व में कब आया था? 1992 में। और प्रभावी कब हुआ? 21 मार्च 1994 को। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी भी समझौते के दो पक्ष होते हैं, एक तो उसको अपनाया कब गया, ठीक है, स्वीकृति कब मिली, या फिर अस्तित्व में कब आया, और दूसरा मुद्दा जो होता है उसमें, या जो दूसरा पक्ष होता है कि वो प्रभावी कब हुआ, लागू कब हुआ, और तीसरा भी एक मुद्दा होता है भारत के संदर्भ में कि भारत ने इसको कब अपनाया। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ भारत की बात अगर होगी तो मैं आपको जरूर स्पेशली वहाँ पर इंगित करूँगा। ठीक है, तो UNFCCC जो है वो 1992 में अस्तित्व में आया था और ये प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 को। बाद बाकी आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो वहां पर प्रत्येक वर्ष आप कॉप का नाम जरूर सुनते होंगे कि COP 23, COP 24 कि COP 25 वहां पर आयोजित हो रहा है, उसका विभिन्न मुद्दा ये है। तो ये जो COP है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म भी याद करिए। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये UNFCCC के द्वारा ही पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के विभिन्न मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे कि शॉर्ट में COP बोलते हैं, प्रतिवर्ष इसका आयोजन UNFCCC के द्वारा किया जाता है। बाद बाकी आपको पता होना चाहिए कि UNFCCC जो है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनेवा में। तो ये बात हो गई संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन की। अगला देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहां से थोड़ा और अलर्ट हो जाइए क्योंकि यहां से क्वेश्चन और ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर सीधे सीधे कन्वेंशन है ये, तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, सबसे पहले तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, और ये समझौता कहां पर हुआ था? क्योटो शहर में, इसीलिए इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो शहर कहां पर है ये आप सभी जानते होंगे, जापान में। और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है या फिर क्योटो समझौता है, ये कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है, और प्रभावी कब हुआ? तो 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, हुआ कब? 11 दिसंबर 1997 को समझौता हुआ और लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को। बाद बाकी आप लोग ध्यान रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता है, यानी कि इस समझौते पर जो भी हस्ताक्षर करेगा उसे समझौते के अंतर्गत जो भी दायित्व हैं या फिर जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना बाध्यकारी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। बाद बाकी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली भी लागू की गई थी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, या फिर कार्बन क्रेडिट प्रणाली की संकल्पना कहाँ से आई? तो क्योटो प्रोटोकॉल से।
तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट प्रणाली को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्योटो प्रोटोकॉल। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका है रामसर कन्वेंशन। शायद ये सबने सुना हो, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ये कन्वेंशन था। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? सबसे पहले तो यही है 2 फरवरी 1971 को। कहां पर? रामसर में। और रामसर कहां स्थित है? ईरान में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामसर कहां स्थित है, तो रामसर स्थित है ईरान में। और आपको हमेशा विकल्प में कंफ्यूज करने के लिए इराक दे देता है या फिर कुछ और जो वहां आसपास की गल्फ कंट्रीज हैं उनको दे देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रामसर है वो ईरान में है, और जो रामसर कन्वेंशन है वो 2 फरवरी 1971 को अस्तित्व में आया था। अब रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। ठीक है, रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण से संबंधित है ये। ठीक है, अब क्रियान्वित कब हुआ था, प्रभावी कब हुआ था या लागू कब हुआ था? तो ये कन्वेंशन 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ था। भारत देखो कब इसमें शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। अब 3 डेट हो गई यहाँ पे, एक तो 1971 2 फरवरी याद रखना, क्योंकि अभी पता चल जाएगा ये 2 फरवरी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को अस्तित्व में आया। 1975 में पूर्णता लागू हुआ या फिर क्रियान्वित हुआ। भारत ने कब इसको अपनाया? 1 फरवरी 1982 को। तो 3 डेट हैं। बाद बाकी जैसा कि मैंने बताया कि 2 फरवरी की डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रामसर कन्वेंशन के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन अस्तित्व में आया था। तो ये बात हो गई रामसर कन्वेंशन की। बाद बाकी आर्द्र भूमियों की जो भी बात रही, तो भारत में और विश्व स्तर पर जो भी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है उनका उन बातें हैं उनका हम अलग से डिस्कशन करेंगे, और उसके लिए एक अलग स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि आर्द्र भूमियों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला आपका है वियना कन्वेंशन। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन कब अस्तित्व में आया? 1985 को। और किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण हेतु। और कहां पर हुआ था? वियना है, तो वियना में हुआ होगा। और वियना आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, तो वियना कन्वेंशन 1885 में अस्तित्व में आया था। और वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और वियना कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो वियना कन्वेंशन है यह ओजोन क्षरण हेतु प्रथम सार्थक प्रयास था। तो बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन क्षरण के लिए पहला प्रमुख समझौता कौन सा था? वियना कन्वेंशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाद बाकी ये वियना कन्वेंशन 1988 में प्रभावी यानी कि लागू हुआ था। तो 2 डेट हैं वियना कन्वेंशन के संदर्भ में, एक तो 1985 में ये अस्तित्व में आया और 1988 में इसे लागू किया गया। अब अगला देखो, अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने हेतु था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। और इसका जो समझौता था वो क्या था कि ओजोन परत को छीड़ करने वाले जो पदार्थ हैं उनके रोकथाम हेतु। ठीक है,
तो सीधा सीधा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वहां पर सीधा लिखा होता है ओजोन लेयर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है इस चीज को। अब क्या हुआ कि इस समझौते में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी विभिन्न पदार्थ थे उनके उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से पक्षकारों ने या फिर जो भी उसमें शामिल देश थे 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर समझौते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था उस पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये देखो हस्ताक्षर कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन और रोकथाम हेतु जो समझौता किया गया था वो 16 सितंबर 1987 को किया गया था। इसीलिए 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। अब 1987 में ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और ये जो समझौता है वो 1 जनवरी 1989 ठीक है को लागू हुआ था। तो 2 डेट हैं, याद रखना। बाद बाकी एक चीज यहां से और है जो यहां पर मिसिंग है, लिखी हुई नहीं है, कि ये जो मॉन्ट्रियल है ये आप ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल कहाँ का शहर है, मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का। ठीक है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ही ये समझौता हुआ था। ठीक है, अब अगला देखो किंगाली समझौता है। किंगाली समझौते को अगर हम देखें तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक क्या कहें इसको कि सुधार वाला एक रूप है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो किंगाली समझौता है वो किससे संबंधित है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैस समूह के उत्सर्जन और रोकथाम हेतु। ठीक है, तो वही चीज है कि ग्लोबल वार्मिंग या फिर ओजोन क्षरण को लेकर ही था। इसीलिए किंगाली समझौते को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सुधार वाला रूप भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि किंगाली जो समझौता है वो 2016 में रवांडा के किंगाली में हुआ था। ठीक है, तो किंगाली शहर कहाँ पर है, रवांडा में। हुआ कब था, अक्टूबर 2016 में। देश कितने शामिल थे, 197। संबंधित किससे है, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैस समूह की ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उनके उत्सर्जन और रोकथाम हेतु। ठीक है, बाद बाकी किंगाली समझौता में एक लक्ष्य भी तय किया गया सभी देशों द्वारा कि शताब्दी के अंत तक, यानी कि इस शताब्दी के अंत तक विश्व के तापमान को 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी करना है। मतलब जो भी तापमान है उसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया इस शताब्दी के अंत तक। और अगला फैक्ट वही है जो कि मैंने बताया कि जो किंगाली समझौता है वो मॉन्ट्रियल समझौते में एक प्रकार से सुधार की बात करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ संबंधित था किससे, ओजोन लेयर से। तो इसमें ओजोन लेयर के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी समाहित कर लिया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसके है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है, ये है जैव विविधता से संबंधित, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। और इसको स्वीकृति कब मिली थी, यानी कि इसको अंगीकार कब किया गया था, 29 जनवरी 2000 को। लेकिन इसको लागू कब किया गया, 11 सितंबर 2003 को। भारत भी इस कार्टाजेना प्रोटोकॉल में शामिल है। तो भारत ने इस प्रोटोकॉल को कब अपनाया था, भारत ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे, 23 जनवरी 2003
1 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग तीनों बातें याद रखें कि ये संबंधित किससे था और कब अंगीकार किया गया और कब प्रभावी हुआ ये। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग देखें। तो ये बात हो गई कार्टाजेना प्रोटोकॉल की। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं अगला नगोया प्रोटोकॉल की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नगोया सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहां पर है, जापान में। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन है ये कहां पर हुआ था, जापान में, और इसी में नगोया समझौते या फिर नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले नगोया प्रोटोकॉल, यहां पर पहले एक सम्मेलन हुआ, नगोया सम्मेलन 24 अक्टूबर 2010 को, कहां पर, जापान के नगोया में। और ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये कोरल रीफ और जैव विविधता से संबंधित है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जब प्रश्न बनता है तो नगोया प्रोटोकॉल के संदर्भ में या तो सिर्फ कोरल रीफ दे देता है या फिर जैव विविधता दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कोरल रीफ और जैव विविधता दोनों से संबंधित था, लेकिन मुख्यतः ये कोरल रीफ से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद यहां पर आप देखिए कि इसी नगोया प्रोटोकॉल में आइची लक्ष्य भी अपनाए गए थे। अब आप सोचेंगे ये आइची लक्ष्य नाम कहां से आ गया, तो जो ये नगोया प्रोटोकॉल था ये नगोया के आइची प्रांत में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहले जापान नाम याद रखें, फिर जापान के बाद नगोया, और नगोया में ही आइची प्रांत है, वहीं पर ये नगोया प्रोटोकॉल हुआ था। तो इसमें जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए 10 वर्षीय एक रणनीति बनाई गई थी जिन्हें आइची लक्ष्य नाम दिया गया था। समझ गए आप, आइची लक्ष्य। इसको मैं इसलिए आपसे थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। एक तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि आइची लक्ष्य किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से। किस कन्वेंशन से, तो नगोया प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि नगोया जो प्रोटोकॉल था वो आइची प्रांत में आयोजित हुआ था और इसी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु 10 वर्षीय रणनीति बनाई गई थी जिसे आइची लक्ष्य नाम दिया गया था। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से और पूछा जाता है कि आइची लक्ष्य में कुल 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिनको 5 भागों में बांटा गया था। तो आइची लक्ष्य के तहत 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इनको 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई नगोया प्रोटोकॉल की। तो इस तरीके से आज आपके सभी ये पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन और समझौते समाप्त हो गए। और यहां से मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से एक प्रश्न मिलना तय है। आज तक कोई भी यूपीपीसीएस का ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जहां से कि पर्यावरण के अंतर्गत इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछे गए हों। तो बहुत अच्छी से पूरी क्लास को देखिए और मैं मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।